गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग प्रस्तुत हैं इतिहास के उस सीरीज में। तो पिछली वीडियो में हमने महाजनपद के बारे में बताया और उन 16 महाजनपदों में से मगध महाजनपद का उदय कैसे हुआ इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। फिलहाल इसके पहले हम आपको एक छोटी सी सूचना दे दें। 3 अक्टूबर से जो है हिस्ट्री ऑप्शनल का पेड बैच हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इसकी हालांकि मैं इस पे भी एक वीडियो अपलोड करूंगा हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए। फिलहाल एक सूचना के रूप में समझें और इस संदर्भ में अगर आपको कोई भी क्वेरी करना हो तो आप हमारी टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं और आप हमें जो दिए गए नंबर हैं उन पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये ऑप्शनल का जो कंप्लीट कोर्स होगा वो 6 महीने का होगा और वहाँ ये आधे घंटे की क्लास नहीं जाएगी, वहाँ कम से कम 2 घंटे की क्लास रहेगी। नोट्स रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन पे विस्तृत पर चर्चा रहेगी। तो आप अपने सुविधा के अनुसार वहाँ पे इसे ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो फिलहाल अपनी इस चर्चा को, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, और ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी, ये मेरा वादा था, राइट। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग मगध साम्राज्य के उदय की बात करेंगे। मगध महाजनपद कहाँ स्थित था आप जानते ही हैं, पटना भागलपुर का जो एरिया था वहाँ पर स्थित था, राइट। तो 2-3 चीज़ें देखनी है। पहली चीज को वो कौन से कारक थे, कारक रहे होंगे, फैक्टर्स वो कौन से थे जिसकी वजह से मगध महाजनपद का उदय हुआ, राइट। क्यों मगध महाजनपद ही सरवाइव किया। और दूसरी उनकी जो नीतियां थीं, पॉलिसीज थीं, कैसे विकास हुआ, कारक के साथ साथ कैसे विकास हुआ, इस सेक्शन को भी हम लोग देखेंगे। तो वास्तव में जब हम लोग कारक की चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से पहली चीज तो आएगी इसकी भौगोलिक अवस्थिति। अगर हम लोग कारक की बात करें तो मगध महाजनपद की जो भौगोलिक अवस्थिति थी वो ऐसी थी कि पहाड़ियों की से घिरा हुआ था वो भौगोलिक अवस्थिति। आक्रमण आसान नहीं था। दूसरी चीज, लौह संसाधन, जो छोटा नागपुर का एरिया था वो लौह संसाधन था, उपलब्ध था। और तीसरी बात जो है वो ये थी कि मगध शासकों की नीतियां, पॉलिसीज, मगध शासकों की नीतियां, ये 3 महत्वपूर्ण कारक आप मान सकते हैं जो कि मगध साम्राज्य के उदय का एक बहुत बड़ा कारण बना। तो भौगोलिक अवस्थिति और लौह संसाधन आप देख ही रहे हैं, राइट। लौह संसाधन से सैन्य क्षमता का विकास हुआ होगा, राइट। आप ये भी कह सकते हैं कि आर्थिक आधार भी, इकोनॉमिक बेस भी मजबूत था। क्लियर है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, कभी अगर ध्यान में आ जाए तो इसे रखने की जरूरत है। अब आइए हम देखते हैं कि आखिर में मगध महाजनपद का उदय कैसे हुआ। अगर आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना हो तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे पूछा जाए कि मगध महाजनपद पे जो वंश हैं, वो कार्य जो वंश हैं उनका क्या काम रहा है, तो हर्यक क्रम रहा है, हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, और इसके बाद नंद वंश। एक चीज आपको बता दूं, अगर हम गलती से इन लोगों का डेट लिख भी दें तो आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंशिएंट में कभी भी डेट नहीं पूछता। ये कभी नहीं पूछेगा कि हर्यक वंश का जो शासनकाल था वो कब था, 544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक, राइट। क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि एक एक, जैसे हमने लिख दिया कि बिंबसार है 544 से 498 है, कभी भी हम लिखेंगे ही नहीं। जो चीज़ जानना ही नहीं है, अनावश्यक आप देखेंगे तो उसको डेट एंड इवेंट्स का कोई मतलब नहीं है। घटनाओं का क्रम जानिए, पॉलिसीज जानिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, राइट। तो फिलहाल डेट और इवेंट्स पे, डेट पे हम लोग एकदम से ध्यान नहीं देंगे। और किताबों में भी आपको कहीं अगर मतभेद मिले
तो उस पर संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। तो शुरुआत करते हैं कि जो हर्यक वंश रहा उसमें शुरुआत किसने किया, कैसे किया? बिंबसार उसके जो संस्थापक हैं, पहले जो आपको शासक मिलेंगे वो मिलेंगे बिंबसार, राइट। जाहिर सी बात है इनका जो टाइम पीरियड है 544 से लेकर के 492 BC का है। एकदम रटने की ज़रूरत नहीं है कि आप टाइम रटें, ठीक है। फिलहाल आइए हम बात करते हैं। इनकी जो उपाधियां थी वो थी श्रेणिक की उपाधि थी। श्रेणिक, श्रेणिक का मतलब हुआ श्रेणियों का प्रमुख हुआ। श्रेणी एक व्यापारिक संगठन था, फिर कभी चर्चा करूंगा, जब इकोनॉमिक स्टेटस की बात करूंगा उस समय बताऊंगा। उपाधि श्रेणिक की थी, तो ऐसे लोगों को जरूर जानने की जरूरत है। उपाधियां पूछी जा सकती हैं, सुमेलित करवाई जा सकती हैं। अब रही बात जो कैसे साम्राज्य बनने की जो शुरुआत की जो प्रक्रिया है वो इन्हीं के समय से हुई। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बिंबसार ने कूटनीतिक प्रयास किए, डिप्लोमेटिक एफर्ट किए, कूटनीतिक प्रयास। कूटनीतिक प्रयास में अगर आप देखें तो उसने क्या किया कि कुछ वैवाहिक संबंधों के द्वारा, आप जानते हैं यहाँ पे हमने मगध महाजनपद जरूर लिखा है, लेकिन आपकी जो स्थिति है वो क्या है कि आप अगल बगल के भी सारे जनपदों को जान रहे हैं। तो कूटनीतिक जो प्रयास किया वो ये क्या किया कि सबसे पहले उसने लिच्छवी राजकुमारी, राइट। कभी कभी IAS मेंस ऑप्शनल तक में पूछता है कि कैसे हुआ। तो फिलहाल एक एक चीज को जानिए कि जो लिच्छवी राजकुमारी थी चेलना, इससे विवाह किया। ये देखिए ये चंपा नदी है, यहाँ पे अंग है, राइट। और ये रहा आपका लिच्छवी, राइट। और यहाँ पे अंग है। तो जाहिर सी बात है पड़ोसी राज्यों के साथ अगर आप संबंध बना लें तो अंग पर प्रभाव बनाया जा सकता है। वैसे भी आपको पता होगा, हमने बताया था कि अंग के शासक ब्रह्मदत्त ने मगध पर आक्रमण कर लिया था। तो मगध का शत्रु नंबर 1 कौन हो जाएगा? अंग। ये रहा आपका 1 नंबर पे अगर हम मगध करें तो 2 नंबर पे आपको अंग दिखाई देगा। और अभी हमने जो बात किया वो था वज्जी, और वज्जी में एक कुल था लिच्छवी। तो लिच्छवी राजकुमारी चेलना से विवाह किया और इसके 2 पुत्रों का नाम मिलता है हल्ल एवं बेहल। आगे बताऊंगा, कभी पूछा ना जाए तो भी आप जानते रहिए। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो दूसरा जो वैवाहिक संबंध था वो था महाकौशला से। इसके बारे में तो हमने आपको पूरी कहानी ही बताया था। महाकौशला देवी से विवाह किया बिंबसार ने। और आप जानते हैं कि काशी का प्रांत दहेज में मिला था, याद आ रहा है? तो अब आप देखिए ये रहा आपका कौशल और ये रहा काशी। तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि पहला तो दहेज से ही हम, चलिए पिंक कलर से ही इसको बनाते हैं कि ये देखिए कैसे विस्तार हो रहा है। काशी का जो विस्तार हुआ, काशी तक जो विस्तार हुआ, अगर आप देखें तो देखिए मगध महाजनपद का जो पहला विस्तार हुआ वो काशी का हुआ, राइट। और वो मिला आपको दहेज से। और तीसरा जो वैवाहिक संबंध आपको दिखाई देता है वो दिखाई देता है मद्र देश की क्षेमा से। जो क्षेमा थी वो बौद्ध भिक्षुणी थी, इसका भी विवाह दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि जो अवंती था, यहाँ पे अवंती के पास जीवक को भेजा गया था, ये भी हमने बताया। अवंती के पास जीवक को भेजा गया था। वास्तव में अवंती का शासक चंद्रप्रद्योत बहुत ही शक्तिशाली राजा था और एक बार उसको पीलिया हो गया, पांडुरोग हो गया।
तो बिंबिसार ने अपने जो है क्या कहते हैं कि राजवैद्य जीवक को भेजा, जिसने उसे सही कर दिया, और इस प्रकार अवंती और मगध के भी राज्य सही हो गए। उदयन से आप देखें, ये कौशाम्बी हो गया, तो कौशाम्बी उदयन से भी इसके वैवाहिक संबंध थे। तो आप ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के कूटनीतिक संबंध मध्य पंजाब हो गया, यहाँ हो गया, तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि बिंबिसार ने कूटनीति के माध्यम से अपने चारों तरफ मित्रों को बढ़ाया, और इसके बाद जो पहली सफलता मिली, आप ये कह सकते हैं मगध साम्राज्य में, तो वो मानी जाती है अंगराज्य का विजय। यानी जो आपको दिखाई देगा पहला जो वो रहा अंगराज्य का विजय। तो आप याद रखिएगा यह कि पहली राजनैतिक उपलब्धि है अंगराज्य का विलय। और ये आपसे पूछा जा सकता है कि मगध महाजनपद की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से हुई, तो निश्चित रूप से अंगराज्य के विलय के साथ। यानी आज के डेट में अब क्या हुआ, बिंबिसार के समय में ये क्या हो गया कि अंगराज्य पर भी इसका प्रचार हुआ। तो कुल मिलाकर के आपने देखा काशी का क्षेत्र, मगध का क्षेत्र और अंग का जो क्षेत्र है, ये बिंबिसार के समय पे हो गया। क्लियर है? इसके अतिरिक्त एक बात और जानते रहिए, ये तो आपके कुछ राजनीतिक, ये सांस्कृतिक पहलू हो गए और ये राजनीतिक रहा। इसके अतिरिक्त बिंबिसार को स्पेशली जाना जाता है किसके लिए? इसलिए भी जाना जाता है कि यह बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों का संरक्षक था। याद रखिएगा, ऐसे यही सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों का संरक्षक था। तो दोनों धर्मों का संरक्षक अगर आपको देखेंगे तो कौन मिल जाएगा? बिंबिसार। दो ऐसे शासक आपको मिलेंगे, बिंबिसार और उसके बाद अजातशत्रु। राइट? तो कुल मिलाकर के ये माना जाता है कि बिंबिसार एक कूटनीतिक व्यक्ति था, और इसके अतिरिक्त इसने कूटनीति और राजनीति के बल पे मगध महाजनपद की स्थापना किया और उसके समय राज्य का विस्तार हुआ। तो बिंबिसार के समय में जाना गया, इसके ये अच्छा प्रशासक भी था। तो खैर, अच्छा प्रशासक रहेगा तभी महाजनपद जो होगा वो क्या होगा? स्थिर बनेगा। फिलहाल आपको बताऊं, जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा गया, क्योंकि आप देखेंगे कि हर शासक को उसके पुत्र ने मार डाला। तो आप ये कह सकते हैं कि बिंबिसार की हत्या कर दी गई, और वो जो हत्या की गई किसके द्वारा? अजातशत्रु के द्वारा। अजात शत्रु के द्वारा की गई। और इसकी जो क्या कहते हैं कि टाइमिंग थी 492 से, मैं बार बार लिख जरूर दे रहा हूँ लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है, चलिए फिलहाल अब से नहीं लिखूँगा। और इसकी जो उपाधि थी वो कुड़िक की उपाधि थी। और आप देखेंगे कि इसे आप मगध महाजनपद की प्रभुसत्ता का संस्थापक कह सकते हैं। प्रभुसत्ता का संस्थापक, यानी इसी के समय में मगध महाजनपद जो हुआ वो क्या हुआ कि वो एक तरह से उसकी जो डोमिनेंस है वो स्थापित हुई। आइए कुछ बात करें, कुछ की चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया है और कुछ की हम बात अभी यहाँ फिर से करते हैं। और जो नए लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स बच्चे जुड़ रहे हैं, उनको मैं कहूँगा कि एकदम हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सीरीज ओपन फॉर ऑल है, ये चैनल पे पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट के माध्यम से पड़ी हुई है, सेशन 2020 एंशिएंट इंडिया में। और उसमें हमने छोटे छोटे करके 12, 14, 15 वीडियो डाले होंगे, संख्या तो मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन इतिहास कैसे पढ़ें, इतिहास का अध्ययन कैसे करें, यहाँ से हमने शुरुआत किया है। तो हो सकता है कि उन्हें महाजनपद तक आने में 1 हफ्ते लग जाए, 5 दिन लग जाए, लेकिन बेहतर ये होगा कि उसे वो पढ़ के आए। और साथ ही साथ इसी के साथ हमने T20 सीरीज भी रखा है, वो भी निःशुल्क है, वो भी ओपन फॉर ऑल है। जो चैप्टर्स हमने यहाँ पढ़ाया है उन्हीं चैप्टरों के आधार पर आपको T20 दिया हुआ है। राइट? और अगर यहाँ से कॉन्सेप्ट बना लीजिए और T20 जो है कि
पेपर्स को हल कर लीजिए तो निश्चित रूप से प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी एकदम चकाचक रहेगी, इसमें कहीं भी कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो आप उन्हें भी पढ़िएगा। फिलहाल आइए हम लोग चर्चा करते हैं अजातशत्रु के समय में पहला जो प्रकरण हुआ वो आप जानते हो, याद करिए, प्रसन्नजीत का प्रकरण। हम पूरी कहानी बता देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, बस इसी से याद हो जाने की जरूरत है। वास्तव में प्रसन्नजीत प्रकरण क्या है? प्रसन्नजीत प्रकरण ये है, ये महाकौशल का लड़का था और वास्तव में इसने काशी का प्रांत दहेज में इसलिए दिया था कि कम से कम उसका उत्तराधिकारी उसका जो भांजा होगा वही उत्तराधिकारी होगा। ऐसा लगता है कि अजातशत्रु महाकौशला देवी का लड़का नहीं रहा होगा, इसलिए प्रसन्नजीत ने क्या किया, आक्रमण कर दिया काशी पर अधिकार करने के लिए, क्योंकि काशी मगध में दिया जा चुका था। पहली बार प्रसन्नजीत क्या हुआ, पराजित हुआ और भाग करके एक माली के यहाँ शरण लिया और वहाँ उसने मल्लिका से विवाह किया, उसकी पुत्री से, राइट। और फिर कुछ ही दिनों बाद उसने दोबारा मगध साम्राज्य पर, मगध महाजनपद पर आक्रमण किया और इस बार हालांकि अजातशत्रु हार गया, लेकिन प्रसन्नजीत ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। किसको? अजातशत्रु के साथ वाजिरा पुत्री का नाम मिलता है, वाजिरा का विवाह, और फिर काशी का प्रांत उसे दे दिया गया। और इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि अगर कभी पूछा जाए कि काशी का राज्य अस्थाई रूप से कब मिला, तो परमानेंट अगर आप देखें तो अस्थाई रूप से अजातशत्रु के समय में मिला, अजातशत्रु के समय में, राइट। तो ये पॉइंट ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके बाद आपको बताऊं, अब बचा मामला वज्जी पे। वज्जी विजय हुआ, इसके बारे में भी समझिए, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख लीजिए वज्जी संघ का विलय। कुछ रोचक बातें हैं, इसको जानने की जरूरत है। आइए हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, फिगर में फिर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वज्जी संघ का जो विलय हुआ, आप जानते हैं कि दो कारण आपको बताए गए हैं। एक तो एक रोचक कारण ये है कि हल्ल और जो बेहल्ल थे, अजातशत्रु का घोड़ा और हार लेके भाग गए थे, इसलिए अजातशत्रु ने आक्रमण किया। जाहिर सी बात है, इतनी छोटी सी बात के लिए आक्रमण नहीं होगा। हकीकत ये था कि अंग राज्य के विलय के बाद वज्जी संघ की सीमा और मगध राज्य की सीमा जो है वो मिलने लगी थी। ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है टकराव होगा। इसके अतिरिक्त एक कारण और यह भी मिलता है कि वज्जी राज्य की सीमा पर कुछ खानें थीं धातुओं की, और उन धातुओं की खानों पर अधिकार करने के लिए यह आक्रमण हुआ था, राइट। ये तो इसका कारण हो गया। आपको बताऊं, इसका रोचक पहलू आपको बताऊं कि वज्जी काफ़ी मजबूत थे, और कहा तो ये जाता है कि जब अजातशत्रु के समय बुद्ध आए तो बुद्ध ने अजातशत्रु से पूछा कि अजातशत्रु ने बुद्ध से पूछा कि वज्जी संघ का विजय कैसे किया जाए। तो बुद्ध ने ये परामर्श दिया कि जब तक वज्जी संघ के लोग, जो 8 कुल हैं, वो क्या कहते हैं कि एकजुट से रहेंगे, मिलकर के प्रयास करेंगे, तब तक उन्हें नहीं पराजित किया जा सकता है। तो एक फार्मूला मिल गया, और कहा तो ये जाता है कि वत्सकार नामक एक मंत्री का नाम आता है, अजातशत्रु ने भेजा और वज्जी संघ के कुल में ही मतभेद पैदा कर दिया, और उसके बाद फिर आक्रमण हुआ और अंततः वज्जी संघ का विलय कर लिया गया। तो निश्चित रूप से वज्जी संघ का जो विलय हुआ वो अजातशत्रु के समय का एक महत्वपूर्ण पहलू मान सकते हैं, वज्जी राज्य का विलय। क्लियर हो गई बात, राइट। तो इधर काशी का विजय, उधर वज्जी का विजय, इन दो विजयों से ये लगने लगा कि वास्तव में मगध महाजनपद ही अंततः सर्वाइव करेगा। तो निश्चित रूप से आइए देखते हैं फिगर में, ये रहा वज्जी राज्य का विलय हो गया, राइट, श्योर। और इसके बाद आप जानते हैं कि बिडुडभ के बाद कौशल राज्य का भी विलय आप ये कह सकते हैं अजातशत्रु के समय में हो गया। तो आप खुद देख लीजिए, इतने बड़े सेक्शन पे कहीं न कहीं मगध महाजनपद का क्या हुआ, प्रभाव आपको दिखाई दिया ही। श्योर हो गया कैसे हो रहा है मगध महाजनपद का उदय। एक रोचक बात बताऊं
संजोग कह लीजिए और कुछ नहीं। और अगर आप संजोग की दृष्टि से देखेंगे तो अजात शत्रु के समय में ही अगर आप देखिए तो 3 महापुरुषों की डेथ हुई। सबसे पहले तो किसकी डेथ हुई? आपकी मक्खली गोसाल की। आजीवक संप्रदाय कभी चर्चा करूंगा, मक्खली गोसाल की हुई। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे महावीर स्वामी की हुई। वास्तव में महावीर स्वामी जो वज्र स्वंग का विलय हो रहा था उसमें महावीर स्वामी ने युद्ध का नेतृत्व किया था। और तीसरा गौतम बुद्ध का। इन तीनों महानुभावों की जो मृत्यु हुई वो अजातशत्रु के समय में हुई। एक सबसे बड़ी रोचक बात आप ये देखिए कि आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ये दोनों लोग किसके लिए जाने जाते हैं? अहिंसा के लिए, पॉलिसी ऑफ अहिंसा, अहिंसा की नीति से। लेकिन जो वज्र संघ का युद्ध हुआ, एक ने परामर्श दिया और दूसरा तो खुद लड़ा भी, लड़ते हुए मारा गया। इसका मतलब क्या है कि जो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की अहिंसा की नीति है वो राजनीति के क्षेत्र में नहीं है बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में है। जब हम बौद्ध धर्म की चर्चा करेंगे तो जरूर इस लाइन की चर्चा करेंगे कि जैन और बौद्ध धर्म ने राजनीतिक हिंसा को जो है वो क्या कहते हैं कि का विरोध नहीं किया। और स्वाभाविक सा है, अगर उसका विरोध अगर वो कर ही दिए होते तो तत्कालीन राजनीति की ये प्रमुख विशेषता थी। विकेंद्रीकरण से केंद्रीकरण की तरफ राज्य बढ़ रहा था तो शायद इनकी बातों को वो लोग मानते भी नहीं। आप देखना अशोक के समय जब हम आएंगे तो बताएंगे कि अशोक पहला ऐसा शासक होगा जिसने राजनीति में भी अहिंसा का प्रयोग करने का प्रयास किया। खैर तब की बातें हम तब करेंगे, फिलहाल ये रोचक पहलू था, इसे जानने की जरूरत है। और ये भी आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात राजगृह की शाक्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति हुई। हम उसकी विस्तृत चर्चा जो है वो करेंगे कब? जब हम लोग बौद्ध और जैन धर्म की बात पढ़ेंगे तब, राइट। तो फिलहाल अजातशत्रु के बारे में इतना पर्याप्त है। और अजातशत्रु की भी जो मृत्यु हुई, अजातशत्रु की जो डेथ हुई वो हुई, उसके पुत्र उदयन ने क्या किया, उसे मरवा दिया। और अजातशत्रु के बारे में भी एक बात जानते रहिए कि यह भी जैन और बौद्ध धर्म का दोनों का संरक्षक था। जो बातें यहाँ से बोल रहा हूँ याद रखिएगा, इससे बाहर शायद ही कोई चीज़ आपसे पीटी में फैक्ट के रूप में पूछी जाए, तो पहले इतना याद रख लीजिएगा तब आगे याद रखिएगा। फैक्ट ओवरलोड नहीं, एनालिसिस को, चीज़ों को समझिए। फिलहाल इसके बाद जो शासक आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा उदयन, राइट। और हमने पहले भी कहा कि एकदम जानने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल हम लोग चर्चा नहीं करते हैं कि क्या इनका समय रहा, राइट, क्योंकि समय तो पूछना नहीं है। फिलहाल उदयन जो था वो जैन धर्म मतानुयायी था, जैन धर्म मतानुयायी था, क्लियर है। और इसने जो राजधानी थी अपनी पाटलिपुत्र में, पहले जो मगध की राजधानी थी वो थी गिरिब्रज। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आप जानते रहिए, पहले जो राजधानी थी वो क्या थी? गिरिब्रज थी। मगध की जो पहली राजधानी थी वो गिरिब्रज थी। गिरिब्रज के बाद बिंबसार ने बनाई इसे राजगृह और फिर उदयन के समय बना पाटलिपुत्र। अच्छा सवाल पूछा जा सकता है, ये राजधानियों का क्रम रहा है, श्योर। तो इसने पाटलिपुत्र नगर को बसाया, ये इसकी खासियत आप कह सकते हैं। बाकी उदयन के समय कोई खास क्या कहते हैं कि उपलब्धि नहीं मिलते, और आप ये मान सकते हैं कि उदयन ने मोटे तौर पर राज्य को क्या किया? बचाया रहा, यह भी उपलब्धि कम नहीं रही, तो राइट। और पाटलिपुत्र नगर में इसने कुछ जैन मंदिर बनवाए थे। स्वाभाविक सी बात है, पूछा जा सकता है कि कौन जैन मतानुयायी था, तो आपको उदयन ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद हमको कुछ छोटे छोटे राज्य मिलते, राजाओं के नाम मिलते हैं, जैसे अनिरुद्ध है, मुंडक है, लेकिन उस राज्य को समाप्त किया किसने? शिशुनाग ने। और एक नए वंश की
आधारशिला बनी, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि बिंबसार वंश का अंतिम शासक कौन था तो विकल्प ज़्यादा चांसेस रहेगा उदयन ही रहेगा, नहीं तो अनिरुद्ध, मुंडक और दर्शक, 3 नाम मिलते हैं, उतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। उदयन, और उदयन के शासनकाल को समाप्त किया किसने? नंद वंश ने, नहीं, क्या कहते हैं कि पहले शिशुनाग वंश ने, हर्यक वंश, और इसके बाद रहा आपका शिशुनाग ने किया, और एक नए वंश की स्थापना किया 412 ईसा पूर्व से लेकर के 394 तक का काल है। फिलहाल एकदम टाइम पीरियड पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। शिशुनाग के समय अगर आप देखें तो अवंती विजय हुआ, एकमात्र उपलब्धि आप ये कह सकते हैं अवंती विजय, लेकिन यह एक बहुत बड़ी घटना थी अवंती विजय, राइट। और एक और फैक्ट लिख लिया जाए कि इसने अपनी जो द्वितीय राजधानी है वो वैशाली बनाई, राजधानी वैशाली बनाई, ठीक है। आइए, अवंती विजय का क्या इंपॉर्टेंस रहा। अवंती विजय आप देखिए, एक तो पहले ही बहुत बड़े सेक्शन पे अधिकार होगा, और अवंती राज्य जो है, अवंती राज्य की स्थिति क्या थी कि यह इस्पात के लिए जानी जाती थी, और आप जानते हैं कि इस्पात के जो हथियार बनेंगे वो काफ़ी तीव्र होंगे, और इसीलिए अवंती विजय के पश्चात शिशुनाग या मगध महाजनपद की जो सैन्य शक्ति है वो बहुत तेजी से इजाफा हुआ। ये अवंती विजय की बात है। और आपको बताऊं, ये जो इस्पात है इसी को कल्टियस जैसे यूनानी जो अधिकार वो हैं, क्या कहते हैं, कल्टियस जैसे जो यूनानी लेखक हैं वो ये कहते हैं श्वेत लोहा कहते हैं। कभी पूछा जा सकता है ये नाम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि किसने श्वेत लोहा कहा, तो कल्टियस याद में रखिएगा। तो अवंती इसलिए भी थी। इसके अतिरिक्त अवंती का जो विस्तार था वो पश्चिमी घाट तक था, राइट। तो जाहिर सी बात है बंदरगाहों तक पहुंच जाएगी, तो सैनिक के साथ साथ अवंती विजय का इंपॉर्टेंस आर्थिक महत्व दृष्टि से भी हो जाएगा, श्योर। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि मगध महाजनपद शिशुनाग के समय तक उस लेवल पे आ गया कि वह क्या कर सके कि अब साम्राज्य या वह साम्राज्य की तरफ तेजी से अग्रसर हो, राइट। याद रखिएगा कि मौर्य साम्राज्य के आधार की भी ये शिला बन रही है, आधारशिला बन रही है, फाउंडेशन बन रहा है, क्योंकि मगध महाजनपद को ही मिला करके या उसी के बेस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, राइट। तो फिलहाल अभी वहाँ बाकी है आने में, हम शिशुनाग को कंसंट्रेट करें कि किस तरह से मगध महाजनपद का विस्तार हुआ। फिलहाल शिशुनाग के बारे में कोई और खास उपलब्धि नहीं मिलती। इसका जो अन्य दूसरा शासक था वो था शिशुनाग के बाद कालाशोक। इसकी उपाधि काकवर्ण की थी, राइट। और कोई खास उपलब्धि तो नहीं दिखती, बस इतनी उपलब्धि आप जरूर कह सकते हैं कि मगध महाजनपद को बनाए रखा, वो नहीं गया, राइट। और दूसरी चीज ये कि वैशाली में एक द्वितीय बौद्ध संगति हुई। तो बौद्ध संगीत के क्या विषय थे, इस सब की हम लोग चर्चा करेंगे। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई, ये जानना जरूरी है, राइट। ओके, आगे बढ़ा जाए तो कालाशोक रहा। वास्तव में कालाशोक के बाद इसकी हत्या कर दिया महापद्मनंद ने, और मगध महाजनपद पे एक नए वंश का नींव पड़ा, और वो था आपका कौन, महापद्मनंद, नंद वंश, महापद्मनंद। इसका जो टाइम है वो लगभग 344 से 324 बीसी के आसपास है। नंदवंश
एकदम डेट जानने की जरूरत नहीं है। 344 से 324 बीसी। आप कभी उठा के देखिएगा और मुझे मैसेज करिएगा कि सर यहाँ से डेट पूछा गया है, कभी नहीं। महापद्मनंद की बात करूं, और वास्तव में महापद्मनंद को अगर आप देखेंगे तो इसकी कई उपाधियां हैं, जरा समझिए। जैसे इसे परशुराम का, इसे कलयुग का, कलि का अवतार कहा गया। कलि का अवतार, जाहिर सी बात है इसकी प्रचंडता को लेकर के कहा गया होगा। द्वितीय परशुराम कहा गया, यानी परशुराम को लोग क्या जानते हैं कि उसने क्षत्रियों को नाश कर दिया। तो जाहिर सी बात है इसने भी कई राजाओं को पराजित किया। इसकी एक उपाधि आपको मिलती है एकराट की, जो कि सबसे बड़ी उपाधि हुआ करती थी। तो एकराट की भी उपाधि आपको दिखाई देगी। तो ये सारी उपाधियां हैं। फिलहाल इसकी कम से कम 24, 25, 26 छोटी छोटी विजय मिलती हैं। उन विजयों को जानने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप ये जानते रहिए कि 26 विजयों की सूचना मिलती है। इसका मतलब है कि इसने एक तरह से मगध महाजनपद को क्या किया कि ये लगभग साम्राज्य तक पहुंचा दिया। ये सारा पोर्शन इसके समय में आ चुका था, राइट। लेकिन इसकी जो प्रमुख विजय मानी जाती है वो कलिंग विजय मानी जाती है। और दो रोचक घटनाएं हैं, दो रोचक सूचनाएं हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज कि महापद्मनंद ने कलिंग में नहर का निर्माण किया था। सीधे पूछा जा सकता है ये, महापद्मनंद के समय में कलिंग में नहर का निर्माण कराया गया। इसके अतिरिक्त एक रोचक सूचना ये है कि यहाँ से यह जिनसेन की मूर्ति चुरा ले गया था। जिनसेन की मूर्ति चुरा लिया गया था, यानी जैन धर्म से रिलेटेड होगा। वो चाहता तो वैसे भी ले जाता, लेकिन चुरा करके ले गया, इसलिए जरूर आपसे पूछा जा सकता है। तो ये महापद्मनंद भी जो था वो क्या था, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जैन मतानुयायी था। फिलहाल आपने देखा कि महापद्मनंद के समय तक मगध महाजनपद साम्राज्य के स्तर तक पहुंच चुका था। निश्चित रूप से इसका जो संसाधन है, जो रिसोर्स है, वो भी काफ़ी रहा होगा, क्योंकि एक विस्तृत पैमाने से आपको राजस्व प्राप्ति हुई होगी, राइट। और फिलहाल नंद वंश का जो अंतिम शासक है, जिसके बारे में कहानियां तो बहुत हैं, आप लोग जानते भी होंगे। तो आइए हम लोग ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, धनानंद को देखते हैं। धनानंद, फिलहाल एक चीज तो जानने की जरूरत यह है कि जो धनानंद है वो सिकंदर के समकालीन है। कभी अगर आपसे पूछा जाए कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध महाजनपद का शासक कौन था, तो आपको धनानंद कहना चाहिए। और इसकी दो खासियतें थीं। फिलहाल एक इसकी उपाधि हम आपको बता दें, शतद्रव्य कोटीश्वराह। शतद्रव्य कोटीश्वराह यानी 100 बहुमूल्य धातुओं का करोड़पति, शतद्रव्य कोटीश्वराह। और इसके बारे में कहा जाता था कि सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी थे, उसको उसने क्या किया था कि मगध महाजनपद में राजधानी में नीचे बंकरों में गड़वा दिया था। यानी एक तरह से उसके संग्रह का ये बहुत बड़ा शौकीन था। तो धनानंद जैसा नाम वैसा काम। एक दूसरी खासियत है, वो आप जानते हैं कि धनानंद जो है बहुत ही सुंदर था। जाहिर सी बात आप कहेंगे कि सर सुंदर वर्ड तो राजा या पुरुष व्यक्तित्व के लिए नहीं कहा जाता है, पराक्रमी कहा जाता है। जी हाँ, लेकिन पर्सनालिटी अच्छी तो हो ही सकती है। तो धनानंद की जो है वो सुंदर था, और सुंदर होना बुरा नहीं था, लेकिन उसका कॉम्प्लेक्स उसके पास था। एक कहावत है, एक मिथ है कि अगर कोई कुरूप व्यक्ति अगर वहाँ पहुँच जाए तो वह उसका बहुत उपहास कराता था, और उपहास करता था और उसको सेवा में भी नहीं रखता था। ऐसा ही एक मामला हुआ विष्णुगुप्त प्रकरण, विष्णुगुप्त या चाणक्य।
ये कहानी आप लोग खूब जानते हैं। कहा तो ये जाता है कि कुछ ब्राह्मणों ने जानबूझ करके विष्णुगुप्त को भेजा, क्योंकि विष्णुगुप्त के भी चेहरे पे चेचक थी और कुरूप व्यक्ति था। कहा यह जाता है कि जब विष्णुगुप्त धनानंद के दरबार में पहुंचा तो बाई द वे धनानंद उस दिन नहीं था, और चूंकि यह तक्षशिला का आचार्य था, इसलिए जब इसने नौकरी की बात की तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह उसे मना कर सके। दूसरे दिन जब धनानंद से मुलाकात हुई तो मिलते ही पहले बहुत हंसा और फिर ये कहा कि इस कुरूप को किसने नौकरी पर रख दिया। और वहाँ से अपमानित होकर के आप जानते हैं कि कहानी, चाणक्य ने अपनी शिखा खोली और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अंततः नंद वंश को ही पलट दिया। तो ये सारी कहानियां हैं, इसमें ऐतिहासिक तत्व कहाँ हैं, उचित जगह हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि मगध महाजनपद के उदय की ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो आपको समझ में आई होगी, राइट। कल की क्लास में हम लोग देखते हैं, फिलहाल समराइज करें कि अब तक जो है आप देखिए कि लगभग इन सारे एरिया में मैं एक बार बाउंड्री बनाता हूं कि धनानंद के समय तक जो ब्लैक से बनाने का प्रयास करें कि इस समय जो है मगध महाजनपद की जो सीमाएं थी, लगभग सुदूर दक्षिण को अगर छोड़ दिया जाए और पूर्वोत्तर को छोड़ दिया जाए और ये पश्चिम वाला, उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र छोड़ दिया जाए, तो ये सारी चीज़ें मगध महाजनपद के अंदर या नियंत्रण में थीं, राइट। तो कल की क्लास में हम लोग एक बार चर्चा करेंगे कि कैसे बाह्य आक्रमण हुए, विदेशी आक्रमण हुए इसी समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, और ये दोनों प्रक्रियाएं कैसे आपस में मिल करके मौर्य साम्राज्य के निर्माण का आधार बनी, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। अपने भी पढ़िए और अन्य सभी लोगों को जोड़िए, यह इतिहास की समझ बढ़ाने में बहुत ही सहायक होगी, राइट। ओके, तो आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और इससे रिलेटेड कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए या आवश्यक स्टडी मटेरियल्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये लिंक, टेलीग्राम लिंक भी हमारे हर वीडियो के उसमें आपको मिल जाएगा, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।